बोलिए, क्या प्रॉब्लम आया है? एक्सरसाइज 3, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अराउंड 30, 40, 50 क्वेश्चंस थे। सॉल्व किया या नहीं किया? बहुत दिन पहले दिया था, अराउंड 4-5 दिन पहले ही दिया था, या 1 सप्ताह पहले दिया था शायद। बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। सॉल्व हो चुका। ओके, चलिए, वेरी गुड। जिसने जिसने सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है, सबमिट कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, 2-3 प्रॉब्लम बचा हुआ, टाइम एंड वर्क, बोट्स और एरिया, और ये सब तो ज्योमेट्री का ही, आसान है। बोट एंड स्ट्रीम का एक बार देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम का। बोट एंड स्ट्रीम में हमें बस 2 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। एक होता है बोट का मतलब सबको पता ही है मेरे ख्याल से, बोट मतलब जो नाव होता है, स्ट्रीम मतलब जो लहर होता है, ठीक है। तो बोट का इसमें 2 चीजें होता है, एक होता है अपस्ट्रीम, ठीक है, और एक होता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। सॉरी, हमें 2 तरीके के स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है, एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। बट दोनों स्ट्रीम के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा थोड़ा चीजें जान लेते हैं कि स्ट्रीम क्या होता है, बोट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया? ओके, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है। अगर मेरे पास एक नदी है, मान लेते हैं एक रिवर है, ठीक है, एक नदी है इस टाइप का, ठीक है, और उस नदी के ऊपर एक बोट चल रहा है। बोट का कलर अलग बना देते हैं। इस नदी के ऊपर एक बोट जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, एक बोट है, नदी के ऊपर एक बोट है। तो नदी जो है वो अपने स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर। तो रिवर का एक अलग सा स्पीड होगा जिसको हम लोग चलिए एस आर के नाम से दे देते हैं, स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। तो जहां पे भी एस आर आएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, और जहां पे स्पीड ऑफ बोट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग एस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से देखिएगा, जहां हमारा बोट का स्पीड आएगा वो होगा, उसको हम लोग लिखेंगे एस बी, और जहां हम लोग रिवर का स्पीड आएगा उसको लिखेंगे एस आर। अब इसमें कौन सा अपस्ट्रीम होता है, कौन सा डाउनस्ट्रीम होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये रिवर है, ठीक है, और यहां पे भी ये रिवर है हमारा। जब हमारा क्या होता है कि बोट है, ये हमारा बोट, ये बोट है, ठीक है, और मान लेते हैं कि बोट जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो ये हो गया स्पीड ऑफ बोट इस तरफ, ठीक है। और हमारा रिवर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये होगा स्पीड ऑफ रिवर। जब हमारा ऐसा सिचुएशन बनता है कि बोट और रिवर का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कि बोट जो है रिवर के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है, तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम कंडीशन, ठीक है, उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम कंडीशन। अब मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो जाता है, ये हमारा बोट हो गया, कि इस बार बोट भी इसी तरफ जा रहा है और हमारा रिवर जो है वो भी इसी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम कंडीशन। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, हमारा जिस तरफ हमारा बोट है उसी तरफ हमारा रिवर भी है, जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा बोट भी जा रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। अब मान लीजिए इसको हम लोग केस ए मान लेते हैं, इसको हम लोग केस बी मान लेते हैं। ये हमारा अपस्ट्रीम सिचुएशन हो गया, ये हमारा डाउनस्ट्रीम सिचुएशन हो गया। किस कंडीशन में बोट का स्पीड ज्यादा होगा, अपस्ट्रीम सिचुएशन में या डाउनस्ट्रीम सिचुएशन में? कब बोट का स्पीड डाउनस्ट्रीम के केसेस में ज्यादा, डाउनस्ट्रीम के केसेस में ज्यादा स्पीड रहेगा। क्यों ज्यादा स्पीड रहेगा? एक तो बोट अपना स्पीड से जा भी रहा है, ठीक है, और ऊपर से रिवर भी उसी डायरेक्शन में उसको ढकेल रहा है, तो उसका क्या स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बोट भी क्या हो रहा है इसी, तो टोटल स्पीड जो है,
टोटल स्पीड जो इस केस में निकल के आएगा वो आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। यानी कि बोट तो अपने स्पीड से जा ही रहा है, ऊपर से रिवर भी उसको और इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, तो रिवर भी उसको और स्पीड देके और आगे ले जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो स्पीड इस केस में आता है वो आता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इधर जो है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इधर हमारा क्या हो रहा है, रिवर बोट को पीछे ढकेल रहा है और हम बोट को आगे ढकेल रहे हैं। बोट का जो स्पीड है वो आगे की तरफ है, रिवर उसको पीछे की तरफ ढकेल रहा है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल स्पीड आएगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर ही करना है। वो इसीलिए करना है क्योंकि एक्चुअली में बोट का स्पीड ही ज्यादा होगा रिवर से, तभी जो है बोट आगे जा पाएगा। अगर बोट का स्पीड रिवर से कम हुआ तो रिवर क्या करेगा, बोट को पीछे ढकेल देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्चुअल स्पीड आएगा, एक्चुअल स्पीड क्या आएगा, बोट का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड। तो ये हमारा अपस्ट्रीम में कंडीशन बनता है। बस यही कंडीशन हमें याद रखना है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, कि जब भी हमारा अपस्ट्रीम का कंडीशन बनेगा तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बहुत बार क्या गड़बड़ी कर देता है कि स्पीड ऑफ रिवर माइनस स्पीड ऑफ बोट कर देता है, जो कि चीजें गलत है। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ रिवर माइनस स्पीड ऑफ बोट मतलब रिवर का स्पीड ज्यादा है। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा करते हैं हम लोग पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली बोट का स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा था बोट का, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में कुछ कुछ कंसेप्ट। अब इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, एक दो, एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग आराम से खुद से कर सकते हैं, बड़ा ही आसान आसान क्वेश्चन होता है इसका। और ऐसे भी हमारा अभी नया सिलेबस निकलेगा, नया सिलेबस अभी आया नहीं है, जैसे ही नया सिलेबस आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कितना हमें पढ़ना था, नहीं पढ़ना था, बट जितना हमने पढ़ लिया उतना तो काफी है अभी। ठीक है, अभी बोला गया है कि ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ध्यान से देखिएगा, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब, ध्यान से समझिएगा, यानी कि पानी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, पानी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसका बोट का स्पीड कितना होगा, यानी कि आसान सा भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में उसने स्पीड ऑफ बोट पूछा है। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, एस बी और एस आर फाइंड आउट करना है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। उसके बाद अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम भी जाता है, डाउनस्ट्रीम भी जाता है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 20 किलोमीटर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है 20 किलोमीटर। ठीक है, और कितने घंटे में, टाइम। ठीक है, कितने घंटे में, टाइम कितना हो गया, 2 आवर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपस्ट्रीम के केसेस में क्या हो रहा है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम का केसेस है। अपस्ट्रीम के केसेस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है, 2 आवर। टाइम कितना ले रहा है, 2 आवर। अब ध्यान से देखिएगा, स्पीड इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब बताइए डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 20 किलोमीटर। टाइम कितना है हमारे पास, 2। आया समझ में। अब अपस्ट्रीम का केसेस आ रहा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम 4/2। तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। इसको हम लोग नंबर 1 से सेव कर लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर कितना आ जाएगा, 2। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। आया समझ में कैसे क्या हम लोगों ने। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी। चलिए ठीक है,
अब देखिए, अब तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चाहे एक्स वाई लिखा रहे चाहे एस बी एस आर लिखा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं एक्स वाई में लिखना तो एक्स वाई में भी लिख सकते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज एस बी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, जो पानी का करंट का स्पीड है जिसको हम लोग ने एस आर ले रखा था उसको हम लोग वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 10, ठीक है, 1, और x माइनस वाई दिया हुआ है कितना, 2, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व करना बड़ा ही आसान सा है, ये तो दिख ही रहा है, बड़ी ही आसान से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को अगर ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 को, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 2, ठीक है। y और y कट गया, कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड था। यानी कि स्पीड ऑफ बोट कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद दोनों को फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपली x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 2, ये आ जाएगा x x कट गया, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यानी कि हेंस द स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया किस तरीके से निकाला गया क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान है। बस यही चीज हमें याद रखना है कि डाउनस्ट्रीम में जो है स्पीड ऐड हो जाता है और अपस्ट्रीम में जो है स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बट जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोट वाला पहले आएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर। क्लियर है सबको? सर बोट सर क्यों? अभी तो बताया था ना मैंने बोट क्यों, क्योंकि बोट रिवर से आगे जाएगा तो बोट का स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा। सर मैं नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना बाबू, वो तो सबके साथ प्रॉब्लम होगा। फिर ध्यान से देखिए, फिर तो उसी समय पूछना चाहिए जब मैं बता रहा था कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, पूरा क्वेश्चन खत्म हो रहा है तब आप पूछ रहे हैं। जिसका जहां जरूरत है वहीं पूछा कीजिए, मैंने यहाँ बताया भी था कि स्पीड ऑफ रिवर माइनस स्पीड ऑफ बोट नहीं लिखना है, तो वहां पे भी आपने नहीं पूछा। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए, जो हमारा बोट जो होगा, बोट को आगे जाना है, रिवर से आगे जाना है बोट को। अगर मान लेते हैं कि आप नाव चला रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप नाव चला रहे हैं, ये आपका नाव है, आप नाव चला रहे हैं और रिवर का स्पीड इस तरफ है। आप नाव चला रहे हैं और आपका नाव पीछे जा रहा है, लेकिन आपको आगे जाना है, तो ऐसा थोड़ी हो पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्पीड ऑफ बोट है, बोट का जो स्पीड है वो रिवर का स्पीड से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी आपका नाव आगे जा पाएगा। अगर रिवर का स्पीड से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका बोट पीछे चला जाएगा। यानी कि इस चीज को ऐसे समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है F1 और यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है F2। जब F1 F2 से बड़ा होगा तो ये बॉक्स किस तरफ खिसकेगा, इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा? जब F1 बड़ा होगा F2 से, वो राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा? राइट। राइट चला जाएगा, क्योंकि F1 जो है उसको राइट की तरफ पुश कर रहा है। सिमिलरली अगर F2 जो है वो F1 से बड़ा हो जाएगा तो इसको लेफ्ट की तरफ पुश कर जाएगा। ठीक उसी तरीके से बोट और रिवर में भी हो रहा है, रिवर इसको इस तरफ खींच रहा है, पीछे के लेफ्ट की तरफ, और बोट को जाना है आगे राइट की तरफ। अगर बोट को राइट की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली बोट का जो स्पीड है उसको रिवर की स्पीड से ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर करते हैं, यानी कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हम नेगेटिव स्पीड में काम नहीं करते, हम पॉजिटिव स्पीड में काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा देखिए 4/2 आ रहा था, माइनस तो चीजें आती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है और डिस्टेंस बाय टाइम पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर करते हैं ताकि बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू आए हमें, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत? चलिए, नहीं है, ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो ये बाकी एक क्वेश्चन और है स्पीड ऑफ बोट में, एग्जांपल नंबर 29। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम और आता है हमारे पास, टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क एक्चुअली हम लोग बचपन में भी कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क, कितने लोग कितने आदमी काम करते थे, ठीक है।
बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क पे हमें एक चीज के जानना जरूरी है। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, जैसे स्पीड को ऐड कर देते थे यहाँ पे, जैसे स्पीड होता था, ठीक है, जैसे अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जैसे स्पीड होता था यहाँ पे भी हमारा एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वर्क। ठीक है, टाइम है, वर्क है। तो देखिए यहाँ पे क्या किसका प्रॉब्लम होता था, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग किसका पढ़े थे लास्ट में, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस। बट हम लोग जानते थे कि उसमें स्पीड भी रिलेट हो जाता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको होना चाहिए था स्पीड डिस्टेंस टाइम, बट ऐसा नहीं लिख के बहुत जगह टाइम एंड डिस्टेंस भी लिख देता है, और स्पीड का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसे स्पीड जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरीके से जैसे ये टाइम एंड वर्क लिखा हुआ है, तो इसके साथ भी एक चीज जुड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वर्क। ठीक है, रेट ऑफ वर्क। ठीक है, रेट ऑफ वर्क मतलब काम करने का गति, कौन कितनी स्पीड से काम कर सकता है। ठीक है, अब रेट ऑफ वर्क को हम लोग चलिए आर से दिखा देते हैं। आर होता है वर्क बाय टाइम। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, रेट इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, रेट इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वर्क। और ये कितना होता है, वर्क बाय टाइम। डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू हमारा हो गया वर्क। टी क्या हो गया हमारा, टी हो गया हमारा टाइम। ये काम करने का गति। तो जब भी कोई दो आदमी काम करेगा तो उसका क्या चीज ऐड करेंगे हम लोग हमेशा उसका रेट को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं ऑलवेज, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से लिख भी लेना। वी ऑलवेज ऐड रेट ऑफ वर्क ऑफ टू पर्सन्स। ठीक है, कहीं भी दो पर्सन अगर काम काम करते रहता है, अगर पूछा जाए कि दोनों मिलके कितने स्पीड में काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसके रेट को ऐड करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा रेट मतलब, मान लीजिए ये भी एक स्पीड ही है, काम करने का स्पीड है। अगर एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी अगर एक काम को 10 दिन में करता है, तो ऑब्वियसली अगर दो आदमी मिल जाएगा तो उस काम को हो सकता है 10 दिन से कम में काम कर दे। मान लेते हैं उसको 7 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यानी कि क्या हो गया, काम करने का स्पीड बढ़ गया, ए का स्पीड और बी का स्पीड मिल गया। और वर्क में स्पीड मतलब क्या होता है, रेट। रेट इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, यानी कि काम करने का स्पीड हो गया रेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, बस यही याद रखना है, रेट इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। और जब भी कोई भी दो आदमी काम कर रहा होगा मिलकर, तो उसका रेट को ऐड करेंगे हम लोग, याद रखिएगा। बाप रे, ये खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया गया। 8 men 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and by one boy alone to finish the work. बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी हमें कोई चीज ऐड करना होगा, काम करने का गति या कुछ ऐड करना होगा, तो हम हमेशा रेट को ऐड करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि लेट द रेट ऑफ वर्क ऑफ ए बॉय इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसके बाद लेट द रेट ऑफ वर्क ऑफ ए मैन, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। ध्यान से देखिएगा, आप लोग चलिए मेरे को एक चीज बताइए, अगर एक आदमी का एक लड़के का काम करने का रेट अगर x है, तो 12 लड़के का काम करने का रेट कितना होगा, 1/x है 12x 12x। सिंपल सी बात है, एक लड़का काम करता है x के स्पीड से। मैंने वो रेट का मतलब क्या बताया था, स्पीड है, काम करने का स्पीड को हम लोग रेट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीजों में चेंजेस हैं, ध्यान से देखिएगा कि हमें क्या बताया गया है कि अगर एक लड़का हमारा x स्पीड से काम करता है, तो 12 लड़का कितने स्पीड से काम करेगा, 12x स्पीड से। स्पीड सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक मैन y स्पीड से काम करता है, तो 12 मैन कितने स्पीड से काम करेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल 8 आदमी, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जब भी ऐड करते हैं किसी चीज को, तो किसको ऐड करते हैं, हमेशा रेट को ऐड करते हैं।
ठीक है, हमेशा रेट को ऐड करते हैं, ठीक है, काम करने का गति को ऐड करते हैं। अब एक चीज देखिए, 8 मैन और 12 बॉय कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ठीक है। हमें पता है रेट इज इक्वल टू कितना है, वर्क डन बाय टाइम। रेट इज इक्वल टू कितना है, वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं, जो भी वर्क होता है उसको 1 से रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। जो भी वर्क होता है हमारा, वर्क को 1 से रिप्रेजेंट कर देता है कि हमारा काम जो है वो एक है। अब एक का जितना पार्ट काम हो रहा है, जितना जो हो रहा है वो देखा जाता है, ठीक है। अब रेट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, रेट में 2 रेट आ रहा है, एक तो 8 आदमी का और 12 लड़कों का टोटल रेट आ रहा है, ठीक है। तो 8 आदमी का रेट कितना हो जाएगा, 8y, प्लस 12 लड़कों का रेट कितना हो जाएगा, 12x। ये मिलकर कितना काम कर रहा है, कितने दिन में काम कर रहा है, 5 दिन में। और वर्क को हमने क्या ले रखा है, 1, तो ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, वाइल 6 मैन एंड 8 बॉयज, ठीक है। 6 मैन मतलब कितना रेट हो जाएगा, 6y, प्लस 8 बॉय का रेट कितना हो जाएगा, 8x, इज इक्वल टू वर्क कितना है हमारा, 1, वर्क डन बाय टाइम, टाइम कितना दिया गया है, 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक आदमी को काम करने में कितना समय लगता है, एक बॉय को काम करने में कितना समय लगता है। चलिए देख लेते हैं कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग 2 ले लेते हैं। चलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, अच्छा लगेगा। हम लोग कर लेते हैं 6y को हटा देते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए 6 इंटू 1, ठीक है, 6 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 2, तो 6 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8y प्लस 12x माइनस 8 इंटू 2 का मतलब 6y प्लस 8x इक्वल टू 6/5 माइनस 8/7, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48y प्लस 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 72x माइनस 6 8 जा 48y माइनस 64x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, ये कितना आ जाएगा, 6 7 जा 42 माइनस 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये 48y कट गया, 72 माइनस 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 8 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 8y इज इक्वल टू 42 माइनस 40 कितना हो गया, 2/35, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2 इधर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1/35, 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 4 हो जाएगा मेरे ख्याल से 70 70 140, ठीक है, ये 140 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ओहो, y कहाँ, x निकलेगा ये, सॉरी, x, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 1/40, और x क्या था, रेट, रेट इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन बाय टाइम, रेट इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन बाय टाइम। तो यानी कि ए बॉय कैन कंप्लीट वर्क इन, कितना, एक बच्चे को कितना दिन लगेगा, 140 डेज, ठीक है। क्योंकि रेट इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन बाय टाइम, और x किसका रेट था, लेट द रेट ऑफ वर्क ऑफ द बॉय। अब एक चीज देखिए कि x निकला तो किसका रेट निकल गया, बॉय का रेट निकलेगा। सिमिलरली हम y निकालेंगे तो किसका रेट निकल जाएगा, मैन का रेट निकल जाएगा। हो सकता है मैन को थोड़ा सा कम समय लगे, ठीक है, आया समझ में, यस सर, ठीक है। तो इसी तरीके से मैन का भी निकाल लेना है। मैं मैन का आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, उसको तो बड़ा सा सिंपल सा, फिर अगर हम लोग यही 6 इंटू ये दूसरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से y का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू निकल गया मतलब हमारे क्या निकल गया, रेट निकल गया किसका, मैन का, ठीक है। तो इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है,
हम लोग देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी करते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में भी पढ़े थे, क्लास 8 9 में पढ़े थे, 9th में नहीं बेसिकली 8 में पढ़े थे, 7th में पढ़े थे, ये वर्क डन इन टाइम। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ अलग तरीके से भी करते हैं, तो आप लोग अगर अलग तरीके से भी करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर वही आएगा फाइनली जाके। बट जो भी आप लोग प्रोसेस यूज करते हैं, जो भी मेथड यूज करते हैं, उसमें हमेशा मेथड करेक्ट होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसको भी याद रखें, अगर ये आपके लिए नया है तो इसको भी याद रखें, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स एरिया और ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। एरिया का क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, हाँ चलिए ये भी बड़ा ही, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। मेरे ख्याल से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पता है कि नहीं पता है? चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि उसी से निकल जाएगा ये, इसमें कुछ एरिया में कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस इसके कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स। हाउएवर इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट्स एंड डिक्रीज, क्वेश्चन कहां चला गया? ओके, इसका क्वेश्चन गायब है। एक सेकंड, मेरे को एक सेकंड का समय दीजिए, एक क्वेश्चन में लेके आता हूं। सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन का आधा वाला पार्ट को मैं लेके आ गया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट। हाउएवर इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5 यूनिट, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है, तो हमने कंसीडर कर लिया लेंथ और ब्रेथ को एक्स एंड वाई। लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। ठीक है, जो भी यूनिट है, एक्स यूनिट, यूनिट सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी होगा, वाई यूनिट। ठीक है, उसके बाद एरिया क्या होता है, अगर ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, तो ये लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से एरिया क्या होना चाहिए, एक्स इंटू वाई यूनिट स्क्वायर। सबको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया होता है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को अगर 5 यूनिट से घटा दे, दैट मींस x माइनस 5। ठीक है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को अगर 2 यूनिट से बढ़ा दें, दैट मींस y प्लस 2। तो उस समय जो एरिया निकलेगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, पहले एरिया कितना था, एक्स वाई, अब कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 80। 80 से एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसको चलिए हम लोग 1 नंबर पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा पार्ट क्या बोला गया है, हाउएवर इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट्स, लेंथ को अगर 10 यूनिट से इंक्रीज कर दे, दैट मींस x प्लस 10। ठीक है, एंड अगेन डिक्रीज इट्स ब्रेथ बाय 5 यूनिट, ब्रेथ को क्या करते हैं, 5 यूनिट से डिक्रीज कर देते हैं, दैट मींस y माइनस 5। अब जो नया एरिया आ रहा है, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 50 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो पुराना एरिया था एक्स वाई, उससे क्या हो जा रहा है, 50 यूनिट बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर पे आ जा रहा है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि इसका जो लेंथ है, इसका जो ब्रेथ है, उस चीज को फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत बढ़िया, फाइंड आउट करते हैं। बट फाइंड आउट करने से पहले हम हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेंगे चीजों को। सबसे पहले पहला वाला 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई, ये आ जाएगा माइनस 5y, माइनस 5y आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 5y। ठीक है, माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80 आ जाएगा, एक्स वाई और एक्स वाई कट गया,
तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 80, इधर जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस 70। इसको हम लोग चलिए 3 नंबर से सेव कर लेते हैं। फिर सेकंड वाले को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा xy माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50, ठीक है, इक्वल टू xy प्लस 50 है। तो ये xy कट गया, ठीक है, माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 100। इसको चलिए 4 नंबर से सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 2x माइनस 5y इक्वल टू 70 था, 5x माइनस 10y इक्वल टू, अब इसको क्या करते हैं, 3 के 2 इंटू 3 कर देते हैं, माइनस 4 कर देते हैं, ठीक है। 2 इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x माइनस 10y। मैं सिंपली डायरेक्ट लिख देता हूँ 4x माइनस 10y, और माइनस इधर करने से कितना आ जाएगा, 5x प्लस 10y इक्वल टू माइनस 140 प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 10y कट गया, 4x माइनस 5x, ये आ जाएगा माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 40। तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 40 यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 40 यूनिट। जैसे ही x का वैल्यू हमारे पास 40 यूनिट आ गया, इसको लेके हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, पुटिंग x इन 2 या 1, 4 या 3 किसी में पुट कर देंगे, पुटिंग x इन 4 में पुट कर देते हैं। तो 5 इंटू 40 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 100, ठीक है। तो 5 इंटू 40 कितना हो जाता है, 5 4 जा 20, 200 हो जाएगा। तो माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 300 आ जा रहा है, ठीक है। तो y कट जाएगा, तो 10 कट गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। तो इसका क्या हो गया, 30 यूनिट। तो लेंथ कितना आ गया, 40 यूनिट, ब्रेथ कितना आ गया, 30 यूनिट। आया समझ में, समझ में आया अब सब लोगों को, लेंथ का आया 40 और ब्रेथ का आया 30, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया ज्योमेट्री में, फाइंड द एंगल्स। आप लोगों को पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी होता है, कौन बता पाएगा, 180 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें वही प्रॉपर्टी बताइए, यूज करना है। इसमें तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री जो भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, इसमें क्या, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो वो वाला प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा खत्म है, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था लास्ट क्लास में, मैंने ये शीट भेज रखा है क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग फिर से, जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना था, आप लोग दोबारा ट्राई कीजिए, और इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि इतना सारा समय मैंने आप लोगों को दे दिया था, तो आप लोग का फर्ज बना था कि आप लोग सॉल्व कर ले। तो मैं चाहूंगा कि कल जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग मेरे को बताएं, और हम उसको डिस्कशन करें। और कल एक ही दिन का समय मिलेगा, इसीलिए जो उन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन है, तो एक दिन में आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। फिर सारा चीज कंप्लीट कीजिए, कल हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।